तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। बहुत सारे लोग खुद से ये सवाल पूछते हैं, या कई लोग तो ऐसे हैं जो मुझसे पूछते हैं कि क्या शुरू से ही अपने देश में अलग अलग शहरों में इसी तरह पत्नियां पति का कत्ल करती थीं और पति पत्नियों का, और इनका डेटा है कोई? ये हाल के वक्त में ये चीज़ें ज़्यादा बढ़ी हैं। तो एनसीआरबी यानी हमारे देश में इकलौता जिसका डेटा पर हम भरोसा कर सकते हैं, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, इसके हिसाब से पिछले 5 सालों में अपने देश में 785, और अगर अभी के कुछ जोड़ लें तो 76, बल्कि 77 हो गए। मैं केतन और एक मोनू को जोड़ रहा हूँ, तो 787 हस्बैंड मारे गए पत्नियों के हाथों। यानी जो कत्ल बीवी ने किया, या फिर मंगेतर ने किया, या फिर गर्लफ्रेंड ने किया, तो ऐसे लोगों की तादाद 787 है पिछले 5 सालों में। और इन्हीं 5 सालों में जो बीवियां हैं उनमें से कितने कत्ल हुए, तो उसका रिकॉर्ड एनसीआरबी ये कहता है कि हर 30 दिन में 800 वाइफ, 800 बीवियों का कत्ल होता है अपने देश में। लेकिन इन दोनों में एक फ़र्क है। 5 साल में 787 अगर हस्बैंड का कत्ल हुआ तो उसके पीछे रिश्ता था सिर्फ एक, और वो ये कि पत्नी पति और वो, ये वाला रिश्ता था। लेकिन जो हर 30 दिन में करीब 800 पत्नियों का कत्ल होता है, इनमें सिर्फ ये पति पत्नी और वो वाले के चक्कर में कत्ल नहीं होता है, बल्कि इसके बहुत सारे और भी रीज़न है, मोटिव है, जैसे डाउरी, जैसे घरेलू झगड़ा, परिवार का झगड़ा, दुश्मनी, उसकी वजह से। लेकिन अगर इन पर जो 30 दिन के अंदर 800 अगर बीवियों का कत्ल होता है, इसको सिर्फ और सिर्फ हम उस हस्बैंड जो 787 के कत्ल होते हैं उससे जोड़ेंगे, तो उसकी तादाद गिरकर करीब वही 1000 के आसपास आ जाएगी, जिसमें शक की बिना पर या अफेयर की बिना पर या किसी और की वजह से पति पत्नी का कत्ल कर देते हैं। तो 5 सालों में 787 पति पत्नियों या गर्लफ्रेंड के हाथों या मंगेतर के हाथों मारे गए, और हर 30 दिन में 800 पत्नियों का कत्ल होता है। इनमें से करीब 1000 वो हैं, अगर पूरे उसमें जोड़े साल में, तो जो इसी रिलेशन के चक्कर में जिनका कत्ल होता है। अब सिया हो, सोनम हो, मुस्कान हो, प्रियंका हो, रूबी हो, तनु हो, ऐसे निकिता हो, ऐसे बहुत सारे नाम हैं जो हाल के वक्त में सामने आए। ये सारे नाम एक ही चीज़ से जुड़ते हैं जाकर, वो ये कि या तो इन्होंने अपने पति को मारा या फिर अपने मंगेतर को। अब सवाल ये है कि ये सब जो अपने अपने पति का कत्ल करती हैं, ये आइडिया कहाँ से आता है कत्ल का? क्योंकि अगर इनमें से आप सोनम और सिया को छोड़ दें तो सभी के कत्ल करने का तरीका अलग अलग है। सिया और सोनम बस ये दो हैं जिन्होंने एक ही तरह की कॉपी की सोनम की। सोनम ने खाई में धक्का दिया था अपने पति राजा रघुवंशी को हनीमून पर ले जाकर, यहाँ सिया ने अपने मंगेतर केतन को ले जाकर लौगढ़ के किले से धक्का दिया, ठीक सोनम की तरह, क्योंकि वो सोनम की कहानी जानती थी। बाकी मुस्कान ने नॉर्मल कत्ल किया, लेकिन ब्लू नीले ड्रम में डाला तो वो नीला ड्रम चर्चा में आ गया। रूबी पति को मारा, बाथरूम में खुदाई करवाई, बाथरूम में ही दफना दिया, ऊपर टाइल्स लगाए, और उसके बाद नहाती रही। वो बेंगलोर की लड़की जिसने अपने बॉयफ्रेंड को घर बुलाया, उसके बाद कहा मैं तुम्हें इंग्लिश स्टाइल में प्रपोज करेंगे, हाथ पैर बांधे, आंखों पे पट्टी लगाई, उस पर पेट्रोल डाला, उसे जिंदा चला दिया। प्रियंका जिसने अपने पति को पहले खुद से मारा, फिर उसके बाद हर तरफ शोर मचाया है, चोर आए चोर आए, उन्होंने हमें भी मारा, मेरे पति को मारा, वो मर गया, मैं बच गई। तो ये सारे अलग अलग तरीके हैं। अगर आप देखें तो ये जो कातिल आइडिया ऐसी कातिल बीवियां लाती हैं, वो लाती कहाँ से? ये मैं कई दिनों से सोच रहा था। अचानक एक स्टोरी सामने आ गई, और अभी की हरियाणा के रेवाड़ी से। इसके बाद बहुत सारे ख्याल मन में आए कि यह कातिल आइडिया कहाँ से आता है। क्या ये जो इतनी सारी हाल के वक्त में बीवियों ने पति के कत्ल किया, या मंगेतर के या बॉयफ्रेंड के, तो ये सब ऐसी कहानियाँ एक दूसरे की सुनती हैं और उसके बाद आइडिया अपना बनाती हैं, क्योंकि उन्हें ये तो पता है
हर मुजरिम यही चाहता है कि वो जो क्राइम करे उसके बाद पुलिस उस तक ना पहुँचे, पकड़ ना पाए, कोई सबूत ही ना हो। यही सोच होती है हर क्रिमिनल की, और हर क्रिमिनल की यही गलतफहमी होती है कि हम जो भी करेंगे इतना फुल प्रूफ प्लान है कि हम पकड़े नहीं जाएंगे। तो ये कातिल आइडिया कहाँ से आता है, इसका बेस्ट एग्जाम्पल आज की स्टोरी है, हरियाणा के रेवाड़ी की स्टोरी। कहानी है कि एक लड़का जिसका नाम मोनू, इसी साल मुश्किल से 3-4 महीने हुए उसकी शादी होती है। एक लड़की जिसका नाम तनु है। घर वालों ने अरेंज मैरिज की थी, अब दोनों की शादी हो गई। शादी को इतने दिन भी नहीं बीते कि अभी तनु ढंग से ससुराल में रहे। मुश्किल से वो 10 दिन ससुराल में रही और कुल मिलाकर 17 दिन। बाकी के साथ क्यों रही वो आगे बताऊंगा। तो शादी हुई, 10 दिन ससुराल में रही, उसके बाद वो मायके चली गई और मायके में ही रहने लगी। अब चूंकि 10 दिन इतना लंबा अरसा होता नहीं कि पति या ससुराल वाले उसके बारे में कुछ जाने समझे या शक करें। तो हुआ यूं कि असल में तनु को मोनू पसंद ही नहीं था। घर वालों ने शादी कर दी, वही सिया वाली कहानी, वही सोनम वाली कहानी। उसने डर से ज़ुबान नहीं खोली और शादी करने के लिए हाँ कर दी, शादी कर ली। लेकिन गांव में एक लड़का था मोनू। मोनू से शादी हुई सोनू। नाम भी सबके इतने मिलते हैं ना, जैसे उधर केतन चेतन, इधर सोनू मोनू। तो खैर, अब उसकी शादी घर वालों ने मोनू से कर दी, तनु ने शादी कर ली। लेकिन प्यार करती थी वो सोनू से, और उसी के गांव का रहने वाला। अब वो शादी के बाद मायके में रहने लगी। अब ये था कि उसे शादी करनी है सोनू से, और ये तब तक मुमकिन नहीं जब तक मोनू रास्ते से ना हट जाए। तो क्या करें। अब दोनों ने मिलकर प्लान रचना शुरू किया। पिछले 1-2 महीने से इसी काम पे दोनों लगे हुए थे, तनु और उसका प्रेमी। अब उन्हें हाल के वक्त की सारी कहानियाँ, क्योंकि ये सब थोड़े बहुत ज़्यादा पढ़े ही लिखे हैं, सोशल मीडिया, मोबाइल हाथ में, हर कहानी आपको पता है, हर रील वीडियो आप देख रहे हो। और सिया के केस के बाद तो दिन भर रील और वीडियो की यही बाढ़ ही रहती है। तब इन्हें पता था कि ये बहुत कुछ हुआ है और ऐसा कुछ भी करेंगे तो शक के घेरे में आएंगे। दोनों ने प्लान बनाना शुरू किया कि एक ऐसा मर्डर करते हैं जिससे किसी को शक ना हो। अब कई ऐसी चीज़ें हैं जो खुल जाती हैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट से, फॉरेंसिक रिपोर्ट से। इन्होंने पूरी स्टडी की और फिर एक प्लान बनाया, एक अपने हिसाब से परफेक्ट मर्डर का प्लान। इस प्लान को बनाने के बाद अब उन्होंने साजिश पर अमल करना शुरू कर दिया। प्लान क्या था, अब इस कहानी के जरिए आप सुनेंगे। शादी हो गई, वो मायके में है, प्लान बता रही है, साजिश सब कुछ हो गई। 8 जून को अचानक तनु अपने पति मोनू को फ़ोन करती है। कहती है कि बहुत दिन हो गए आपसे मिले नहीं। अच्छा, बराबर का गांव है तो मिलने आ जाइए, आपसे एक बार देख लेंगे आपको। उसने कहा ठीक है। अब जहाँ मोनू काम करता था वहाँ सैलरी पहले हफ्ते में आती थी, फर्स्ट वीक में। ऐसा कहीं है जहाँ 1 तारीख को आता, कहीं 6-7 को, कहीं 5 को। तो उसने कहा आप अपनी सैलरी लेकर आना। अब वो बेचारा अभी नई नई शादी हुई है, दुल्हन 10 दिन भी घर में नहीं रही है, तब हनीमून पीरियड चल रहा है, वो खुश। उसने कहा ठीक है। उसने कहा लेकिन घर में आप किसी को बताना मत कि आप मुझसे मिलने आ रहे हो, अच्छा नहीं लगता कि चोरी चोरी बीवी से मिलने जा रहे हो। तो उसने कहा फिर क्या बहाना बनाओ। उसने कह देना आप मेरे पेट में दर्द है, डॉक्टर को दिखाने जा रहे हैं, आप मिलना फिर लौट जाना। उसने कहा ठीक है। 8 जून की रात 9 बजे मोनू अपने घर में कहता उसके पेट में दर्द हो रहा, वो डॉक्टर को दिखाने जा रहा। घर वाले कहते हैं भाई को ले लो। कहता नहीं नहीं बस मैं दिखा के आता हूँ। वो अपनी स्कूटी उठाता है और चला जाता है। 8 जून की पूरी रात बीत जाती है, मोनू घर नहीं लौटता। 9 जून घर नहीं लौटता, 10 जून घर नहीं लौटता। इधर घर वाले 8 जून जब 2 बज गए वो लौटा नहीं तो उन्हें फिक्र हुई। उसके दोस्तों से आसपास पता करना शुरू किया। फिर उस डॉक्टर के पास गए, गांव में 2-4 ही डॉक्टर होते हैं। हाँ, डॉक्टर ने कहा नहीं हमारे पास तो आया नहीं। अब उनका शक और गहराया। अब उन्होंने ससुराल फ़ोन किया मोनू के। उन्होंने कहा कहीं यहाँ तो नहीं आया। उन्हें भी लगा कहीं बीवी से मिलने चला गया हो। उन्होंने कहा नहीं। तनु ने कहा नहीं, मेरी तो 3-4 दिन से फ़ोन पर भी बातचीत नहीं हुई है। अब वो सब तरफ ढूंढ रहे, मिला नहीं। जाकर पुलिस में रिपोर्ट लिखा दी मिसिंग की। इधर 2 दिन के बाद गांव के करीब एक नहर से एक लाश मिलती है। कोई खबर देता है, पुलिस पहुंचती है, लाश बाहर निकालती है। लाश मोनू की थी और कंफर्म इसलिए भी हो गया कि उसी नहर के किनारे मोनू की स्कूटी खड़ी थी। वो स्कूटी पे ही गया था। घर वालों को बुलाया गया, घर वालों ने स्कूटी भी पहचान ली, लाश भी पहचान ली। अब इसके बाद पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई
रिपोर्ट में ये लिखा था कि मौत डूबने की वजह से हुई। बॉडी घर वालों को सौंप दी गई। इधर गांव में पता चला, तनु रोते बिलखते ससुराल पहुंचती है। लाश पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद सौंप दिया। इसके बाद अंतिम संस्कार कर दिया गया। अब बहुत सारी रस्में थी घर में एक मौत के बाद, तो अगले 7 दिनों तक सारी रस्में पूरी होनी थी। 7 दिनों तक तनु उसी घर में रही, डेली रोती बिलखती, लोगों को उससे हमदर्दी कि अभी शादी हुई, अभी अभी विधवा हो गई। मतलब कुदरत ने भी क्या किया सितम। 7 दिन होता है। 7 दिन के बाद अब तनु अपने मायके लौट जाती है। लेकिन इन्हीं 7 दिनों के बीच में एक और चीज हो जाती है। जो सोनू और तनु की कहानी थी अब तक छुपी हुई थी। इधर पुलिस वालों ने जब पोस्टमार्टम किया, बाकी कागजी कार्रवाई के बाद जो स्कूटी सब जो केस प्रॉपर्टी है, उन्होंने कहा घर वालों को सौंप देते हैं। उन्होंने घर वालों को सौंप दिया। और उसी में एक मोबाइल फ़ोन था जो उसी नहर के किनारे से मिला था, और जो मोबाइल फ़ोन मोनू का था। पुलिस ने कहा, लो भाई ये केस प्रॉपर्टी, आपके भाई का फ़ोन आप रख लो। अब मोनू के भाई अमित ने वो फ़ोन ले लिया। फ़ोन खोला, खोलते ही हैरान, उसे देखा कि फ़ोन में कोई डेटा ही नहीं है, न मैसेज है न कॉल डिटेल है। मतलब कोई आदमी किसी को कॉल किया, कितना कॉल करता है, कॉल लॉग में जाकर कुछ सारे कॉल लॉग को भी डिलीट कर देगा, ऐसा कैसे होता है। और उसके भाई को ये सब इतना पता भी नहीं था। और पुलिस ने जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट हुआ कि डेथ ड्यू टू ड्राउनिंग, डूबने से, तो पुलिस ने यही कहा कि एक मतलब उसने अपनी जान दे दी है, कोई फाउल प्ले नहीं है, क्योंकि जिस्म पर जख्म के कोई निशान भी नहीं थे और मौत की वजह डूबने थी। तो उन्होंने कहा भाई ये अपने आप कूद गया और इसने जान दे दी। घर वाले भी यही मानकर बैठे हुए थे। लेकिन जब मोनू के भाई अमित ने फ़ोन उठाया और देखा और सारे डिलीट, क्लीन, मोबाइल साफ, उसने कहा ये कैसे, एक शख्स जो अगर मर रहा है तो वो अपना मोबाइल के डेटा वेटा क्यों डिलीट करके जाएगा। और चलो मैसेज वैसेज कुछ होंगे ऐसे, कॉल लॉग को क्यों डिलीट करके जाएगा कि इसने कब किसको कॉल किया, कितने कॉल किए, लास्ट कॉल किसका था। और अगर है तो 2-4 कॉल ही डिलीट करेगा, पूरे के पूरे साफ कर देगा। उसे कुछ शक हुआ। अमित ने अपने घर वालों से बात की। इधर ऐसी कहानियाँ आजकल गांव-गांव पहुंच चुकी हैं कि सिया ने उसको मारा, सोनम ने उसको मारा, मुस्कान ने उसको मारा। तो ये पति पत्नी मंगेतर, ये जो है ना, ये घर घर में आजकल हो चुका है। बहुत सारे मीम भी बनते हैं। तो खैर उसे शक हुआ। उसने अपने पिता और चाचा और सब लोगों से बात की। उन्होंने कहा कुछ तो गड़बड़ है, पर कुछ सबूत ढूंढा जाए। तो उन्होंने कहा ठीक है। अब कुछ भाई लग गए गांव नहर के आसपास के सीसीटीवी फुटेज को खंगालने में। ये खुद घर वाले कर रहे हैं अभी। इसके बाद एक भाई पहुंचा, एक जानकार था कि यार तुम मोबाइल के जो डिलीटेड आइटम है उसको रिट्रीव कर दोगे, वापस ले आओगे। उसने कहा ले आऊँगा। उसने मोबाइल दिया, मोबाइल के सारे चैट और कॉल डिटेल वापस आ गए। अब चैट में तो कुछ था ही नहीं ऐसा, लेकिन जब कॉल डिटेल, कॉल लॉग वापस आया, घर वाले हैरान। एक नंबर देखकर 8 जून का, उन्हें लगा ये क्या है। वो नंबर था तनु का। और उस दिन तनु और मोनू यानी पति पत्नी ने आपस में 49 कॉल्स किए थे। अब घर वालों को याद आया कि जब 8 जून को गायब हुआ था मोनू, तब ये पूछा था कि कहीं तुम्हारे पास तो नहीं आया उसकी पत्नी तनु से मिलने। और तब उसने साफ कहा था कि नहीं, मेरे तो 3-4 दिन से न वो मिलने आया, ना मेरी बात भी नहीं हुई 3-4 दिन से। और जिस दिन गायब हुआ, जिस रात गायब हुआ, उस दिन 49 टाइम्स कॉल किए गए हैं इन दोनों पति पत्नी के बीच। और एक कॉल में 3 मिनट तक बातचीत हुई थी। लगा कि पत्नी ने झूठ क्यों बोला, जब दोनों इतनी बार कॉल कर रहे हैं, पत्नी है, पति है, प्रेमी भी नहीं है कि घर में आप छुपाओ किसी और का रिश्ता है, पति पत्नी का रिश्ता है। उन्हें लगा कुछ गड़बड़ है। फिर उन्होंने सीसीटीवी कैमरा खंगालना शुरू किया। सीसीटीवी कैमरे में उन्हें नहर के पास 2 लड़के दिखाई दिए। उनमें से एक का नाम था सोनू और एक उसका दोस्त। पता किया ये सोनू कौन है, तो पता चला सोनू तनु के ही गांव का रहने वाला, और वो मोनू की मौत पर भी आया था अफसोस जताने। अब जब सीसीटीवी ये सारी चीज़ें आ गई, तो अब घर में ही बात हो रही है। और ये वक्त है कि अभी 7 दिन के रस्म पूरे नहीं हुए हैं और तनु घर में ही यानी ससुराल में है।
और ये 3-4 लोगों के बीच ये राज है अभी तक घर में कि कुछ डाउट है और हो सकता है कातिल तनु हो, लेकिन उसे भनक नहीं लगनी चाहिए, उसे शक नहीं होना चाहिए कि हम लोग उस पर शक कर रहे हैं, और इसीलिए वो अब तक पुलिस के पास भी नहीं गए, बस अपनी तरफ से इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। धीरे धीरे सारी चीज़ें जोड़ी, सबूत इकट्ठा किया। इसके बाद 7 दिन के बाद जैसी रस्में पूरी हुई, इधर तनु मायके लौटी, इधर भाई और चाचा पहुंच गया पुलिस स्टेशन। जिस पुलिस ने मोनू की मौत पर क्लीन चिट दे दी कि इसमें कोई फॉल प्ले नहीं है, कोई मर्डर नहीं है, वो खुद मरा डूबकर, उसी पुलिस के सामने अब मोनू के घर वालों ने वो मोबाइल रखा, कॉल डिटेल रखा, सीसीटीवी की तस्वीरें मोबाइल से निकाली और कहा ये उस शाम 2 लड़के नहर के करीब थे और इनमें से एक लड़का जो है वो उसकी भाभी का पड़ोसी है। और सबसे बड़ी बात यह कि तनु ने झूठ बोला था कि 3-4 दिन से उसकी कोई बातचीत नहीं हुई, जबकि 8 जून जिस दिन वो गायब हुआ उस दिन 49 कॉल्स थे। पुलिस ने देखा, उसने कहा ठीक है, लेकिन इतने पर तो हम कुछ कार्रवाई करेंगे नहीं। वो उसके बाद एसएचओ के बाद डीएसपी के पास गए। डीएसपी ने भी कहा हम जांच करके बताएंगे, मोबाइल छोड़ जाओ। वो लगे रहे, कुछ किया नहीं, दिन बीत रहे। तभी ये लोग एसपी के पास भी गए और एसपी से कहा कि ऐसे ऐसे और पूरा हमें डाउट है, हमने अपना काम कर दिया, हमने फ़ोन रिट्रीव करा लिया, डेटा निकाल लिया, उसका झूठ पकड़ लिया, अब आप तो कार्रवाई करो। उन्होंने कहा ठीक है, हम जांच कर रहे हैं। इसी बीच नसीब की बात कि 30 तारीख को हरियाणा के सीएम चीफ मिनिस्टर नायब सिंह सैनी रेवाड़ी आने वाले थे, कोई फंक्शन था। घर वालों ने तय किया कि सीएम आएंगे, उनके सामने जाकर ये बात रखेंगे कि पुलिस हमारी मदद नहीं कर रही है। उधर पुलिस को ये बात पता चली कि हो सकता है सीएम आ जाएं और सीएम जनता से सीधे बात भी करेंगे और ये लोग कहीं हमारी शिकायत ना कर दें कि देखो हमारे बेटे की मौत हुई, हम इनके पास भटक रहे हैं कई दिनों से, ये कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। सुबह सुबह पुलिस जिस दिन सीएम को आना है दिन में घर पहुंच गई इनके और कहती है कि आपकी कंप्लेंट मिली, हमने जांच शुरू कर दी है, आप प्लीज़ सीएम से कुछ मत कहना, शाम तक आपकी कार्रवाई पूरी कर देंगे। सीएम के खौफ में रेवाड़ी पुलिस ने एक्शन लिया। शाम को उठाया सोनू से पूछताछ की, उसके बाद तनु को उठाया, पूछताछ के नाम पर बुलाया, थोड़ी सी पुलिसिया पूछताछ हुई, दोनों टूट गए, दोनों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। मोनू डूब कर नहीं मरा था, उसे डुबोया गया था। कत्ल का आइडिया ऐसा था जो शायद अब तक जितने नाम बताए आपको मैंने, चाहे वो सोनम हो, मुस्कान हो, सिया हो, प्रियंका हो, रूबी हो, इनमें से किसी ने ये नहीं, बिल्कुल अलग। इसीलिए मैंने शुरू में कहा था कि ये कातिल आइडिया आता कहाँ से। आइडिया क्या था, तनु और सोनू ने जब ठान लिया कि अब मोनू को रास्ते से हटाना है तो उन्होंने कहा कत्ल कैसे करें, और करें तो ऐसे कि पकड़े ना जाए। और सबसे बड़ी 2 चीज़, वो कत्ल कभी कत्ल ना लगे, वो ऐसा लगे कि जैसे वो खुद से मरा है। चाहे पोस्टमार्टम रिपोर्ट हो या फॉरेंसिक रिपोर्ट, उसमें कभी सच सामने ना आए, क्योंकि उन्हें पता है पोस्टमार्टम रिपोर्ट पकड़ लेते। ये सारी जानकारी उन्होंने ले ली। तब इस पे हुआ कि कैसे एक मर्डर ऐसा कैसे करें जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी ना पकड़ पाए या फॉरेंसिक रिपोर्ट भी ना पकड़ पाए, और एक ऐसा कत्ल कैसे करें जिसमें पर एक भी चोट के निशान भी ना हो। उनको ये था कि अगर गला घोटेंगे तो गले पे निशान आ जाएगा घोटने का, पकड़े जाएंगे। काफ़ी सोच के बाद इन्होंने फिर तय किया कि क्यों ना मोनू को बेहोश कर उसे नहर में फेंक दे। वो बेहोशी के आलम में डूबेगा और मौत की वजह डूबना आएगी। ये नहीं आएगा कि उसको गला घोंट कर मार दा और उसके मारने के बाद आपने फेंक दिया, क्योंकि वो पता चल जाएगा कि डूबने से पहले वो जिंदा था कि नहीं। तो यही तय हुआ कि उसको बेहोश करेंगे और बेहोशी की हालत में अगर उसे नदी में फेंक देंगे या नहर में तो वो तो डूब जाएगा और डूबकर मर जाएगा, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यही आएगा। और वो बिल्कुल सही थे अपनी जगह। इसी के बाद बहाना कर 8 जून को बुलाया तनु ने, क्या हो तुमसे मिलना है, सैलरी लेकर आना। सैलरी के पैसे रखे, वहाँ पहले से खड़ा हुआ था मोनू अपने दोस्त के साथ। उन दोनों ने उसे पकड़ा। पकड़ने के बाद उसके नाक कान मुंह दबाए, इस बात का ख्याल रखा कि वो सिर्फ बेहोश हो, मरे नहीं। इसके बाद थोड़ी देर के बाद वो गिर गया। उन्होंने उसकी सांसें देखी,
सांसें चल रही थी। उसके बाद उसे उठाया और नहर में ले आकर फेंक दिया। अब उसके बाद ये था कि उसका मोबाइल क्या करें, उन्हें ये भी पता था मोबाइल साथ में होगा तो हम पकड़े जाएंगे। उन्होंने कहा कि मोबाइल के सारे डिलीट कर दो। उन्होंने सारा मोबाइल डिलीट कर दिया और वही मोबाइल फेंक कर और चले गए। पोस्टमार्टम हुआ, उसमें आया कि कॉज ऑफ डेथ ड्राउनिंग, जिसमें पर चोट के कोई निशान नहीं। तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी धोखा हो गया। फॉरेंसिक रिपोर्ट में भी आया कि कहीं और कोई ऐसे निशान नहीं, ना गला घोटने का ना कुछ, वो भी क्लीन। तो पुलिस वालों ने भी कह दिया कि ये मामला मर्डर का है नहीं। पोस्टमार्टम के बाद डेड बॉडी दे दी, कहा वो खुद मरा है डूब कर। सारी चीज़ें कातिल आइडिया थी ये, बस एक गलती। उस मोबाइल के अगर वो सारे कॉल और मैसेज को डिलीट न करते तो शायद ये जो आज मैं कहानी सुना रहा हूँ ये अब तक यही होती कि मोनू का कत्ल नहीं हुआ था, वो खुद नहर में गया था, छलांग मार दी थी। उसे एक मोबाइल के डिलीटेड जो सारे आइटम थे उसने उसके भाई को एक शक का मौका दे दिया और उसे एक डिलीटेड आइटम की वजह से ये सारा भेद खुल गया। तो ये जितनी भी आप हाल के वक्त की सारी कहानियां सुन रहे हैं, इसमें दो चीज़ें हो रही हैं। एक, जब ऐसी खबरें आती हैं तो सोशल मीडिया और मीडिया के ज़रिए घर घर तक पहुंच रही हैं, और जो बहुत सारे अभी प्लानिंग में लगे हुए हैं तो उन्हें लगता है कि हमारा आइडिया अलग कैसे हो, और इसी चक्कर में नए नए आइडियाज सोचे जा रहे हैं। पता नहीं ये कहाँ जाकर रुकेगा। तो ये थी आज की कहानी। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।